1990 के दशक में जब जैव प्रौद्योगिकी की शुरुआत भारत में हुई, तब कोशिकीय जीवन के रहस्यों की खोज को नई दिशा मिली, जिसकी प्रगति के आज आप साक्षीदार हैं। हम कोशिकाएं पौधों और प्राणियों के जीवन की बुनियादी इकाइयां हैं, जिनमें आप इंसान भी शामिल हैं। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका की विशिष्ट विशेषताएं हैं, जिससे वो अन्य कोशिकाओं, अणुओं, सूक्ष्म जीवों तथा ऊतकों के साथ अपना तालमेल बनाए रखती हैं। पौधे और प्राणी विभिन्न प्रकार के करोड़ों खरब सूक्ष्म कोशिकाओं से बने होते हैं, और मुझे पहली बार कोशिका के रूप में पहचान प्राप्त हुई 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा, जो सूक्ष्मदर्शिकाओं द्वारा अब तक के अज्ञात विश्व को पहली बार देखने का प्रयास था। किसी भी जीव के कार्य पद्धति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म आणविक स्तर पर जैविक प्रणालियों के विभिन्न घटकों के संचालन का बारीकियों से अध्ययन किया जाए। कोशिकीय तंत्र के मूलभूत तत्वों को जानने से यह बुनियादी जानकारी मिलती है कि कैसे एक सामान्य स्वस्थ शरीर कार्य करता है तथा न्यूनतम स्तर पर असामान्यताएं किन विभिन्न बीमारियों को जन्म देती है। और यही मौलिक अनुसंधान यहां पर उपलब्ध सुविधाओं के साथ संस्था में पिछले 30 वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। 1986 में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नई संभावनाओं को देखते हुए पुणे विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभागांतर्गत एक ऊतक संवर्धन सुविधा की स्थापना की गई। पिछले 3 दशकों में जिसका रूपांतर बहुविषयक राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र में हुआ है। पहली बार जब मैंने सूक्ष्मदर्शिका से देखा, तभी से मन में ये सवाल आया कि कैसे ये छोटी कोशिकाएं अपने आप को चलते, बात करते, सोचने वाले इंसान में परिवर्तित करती हैं। इसी सवाल ने मुझे जैव विज्ञान के रोमांचक क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। मैं एक छोटे से शहर से हूँ और खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में स्थित NCCS में PhD करने के लिए चुना गया। और अब मैं यहाँ की अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा परस्पर संबंधी शोध कार्यों को समझना चाहती हूँ, ताकि अपना लक्ष्य क्षेत्र चुन सकूं। 17वीं शताब्दी के आसपास पॉलिश्ड ग्लास की यह तकनीक थी, जिसने सूक्ष्म जीव विज्ञान खोजों की गति निर्धारित की। मैग्नीफाइंग लेंसेज, सिंपल और कंपाउंड सूक्ष्मदर्शिकाओं तथा आगे और अधिक सोफिस्टिकेटेड उपकरणों के ऑप्टिकल डिजाइन में हुए तेजी से सुधार वर्तमान समय में कोशिका विज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहायक साबित हुए। वाह, क्या बात है! अब मैं जो देख रहा हूं वो एक अविश्वसनीय परिमाण है। ये कॉनफोकल स्कैनिंग माइक्रोस्कोप लेजर का उपयोग कर ऊतकों के एक एक सतह को रोशन करता है, ताकि कोई अति सूक्ष्म तौर पर खंडों का अवलोकन कर सकें।
300 साल पहले हुक की खोज की तुलना में ये हजारों गुना अधिक बड़ा हुआ है। आज हम जानते हैं कि मानव शरीर 1 करोड़ खरब कोशिकाओं से बना है और आश्चर्य ये है कि जैव वैज्ञानिकों ने 200 विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की खोज की है। वर्षों के शोध से पता चला है कि प्रत्येक कोशिका को एक विशिष्ट अंग बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो एक निर्दिष्ट महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये सब अंग एकत्रित रूप से एक जटिल, परस्पर निर्भर प्रणाली बनाते हैं, एक तरह से एक सही काम करने वाली मशीन, यानी एक स्वस्थ इंसान। जीवन की शुरुआत होती है एक कोशिका से। यह उल्लेखनीय है कि संपूर्ण जीव को बनाने की जानकारी उसी कोशिका में मौजूद होती है। गर्भाधान के तुरंत बाद एकल कोशिका वाले भ्रूण विभाजन की एक श्रृंखला से गुजरते हैं, जब तक कि अंत में ये ब्लास्टोसिस्ट नामक लगभग 16 से 32 कोशिकाओं की संरचना नहीं बन जाता है, जहां हम एक बहुत ही विशेष प्रकार की कोशिका पा सकते हैं जिसे भ्रूणीय स्टेम कोशिका कहा जाता है। So embryonic stem cells are actually derived from the early embryo, and these cells have the capability of giving rise to all the cell types in the body, for example muscle cells, neurons and epithelial cells. We use these cells to study how tissues, organs and organisms develop. We are also studying the cell biological properties of these cells in order to develop better cell-based therapies that can be used in regenerative medicine. इस परिसर में स्थित कुछ प्रयोगशालाओं को भेंट करने के बाद अब मैंने जाना कि किस प्रकार कई वर्षों से स्टेम कोशिका जीव विज्ञान के विविध पहलुओं पर NCCS संशोधकों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, जैसे कि कोशिका के भीतर अणुओं का संचार और कैसे ये विभिन्न कोशिका प्रकारों में स्टेम कोशिकाओं के विभाजन को निर्देशित करता है। न्यूरो विकास संबंधी विकारों के मॉडल के लिए स्टेम कोशिकाओं का उपयोग, रक्त स्टेम कोशिका परिणाम को नियंत्रित करने वाले तंत्र का अध्ययन करना, अस्थि पुनर्गठन में स्टेम कोशिकाओं के उपयोग का मानकीकरण, स्टेम कोशिका विभेदन को जानना, हिमेटोपोएटिक और मेसेनकाइमल स्टेम कोशिकाओं के लिए क्रायो संरक्षण प्रोटोकॉल्स का विकास करना और प्रेरित बहुप्रभावी स्टेम कोशिकाओं का निर्माण। इन समूहों से जुड़े अनुसंधान का लक्ष्य प्रारंभिक स्तनधारी जीवों के विकास की प्रक्रिया, नर्वस सिस्टम एवं रक्त निर्णायक कोशिका जैसे प्रणाली विशिष्ट प्रणालियों की निर्मिति को समझना है। पुणे विश्वविद्यालय परिसर में ये सब कैसे शुरू हुआ, ये पता लगाना दिलचस्प होगा। I got an opportunity to work in Nobel Institute for Medical Cell Research and Genetics in Sweden with Professor Kasperson. And I could do lot of things there, lot of things. Then I decided on return I would develop an organization wherein all scientists will get all the facilities. And a unit was established, temporary unit by ICMR, to start with in the Department of Zoology. The activity expanded to such an extent that we needed more space. So we purchased 2 buildings named Jitnyasa and Jopasna, where we could shift all these and carry out work. Once the facilities were set up, it was time to start the research projects. The first project that I started at NFATCC was to try to use cell lines as an alternative for animals in biomedical research. And this was possible only because NFATCC had a full range of cell lines, right from mosquito to man, and also the centralized facilities for washing, packing and sterilization, which was a luxury at that time. The basic theme was regeneration, organ preservation, organ banking, and this has led to the entire research area in my field. Dr. Hay, head of ATCC cell culture, visited us, and knowing our capacity and our facilities, he recognized that
as a comprehensive international cell repository. मेरे अनुसार हमारे संस्थापक निर्देशक संस्था के आरंभ से ही विज्ञान की सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सदैव बहुत सचेत थे। उन्होंने ट्रांसलेशनल शोध को प्रोत्साहित किया, कोशिका संवर्धन के तरीकों के लिए उच्च मानक निर्धारित किए और ऊतक संवर्धन प्रचार के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। 8 वर्ष पश्चात डॉक्टर जीसी मिश्रा ने इस उभरते हुए संगठन की डोर संभाली, जो हर संभव तरीके से विकास वृद्धि के लिए तैयार था, और कोथरूड सुविधा से संस्था का स्थानांतरण हुआ विशेष रचना वाले विशाल प्रांगण में। In 1995, the institute was called as ANFATCC. In order to attract qualified, competent scientists, that institute should be named as National Center for Cell Science. I went abroad, USA, met 110 people, and could bring as a reverse migration 8 qualified, highly trained scientists. I equipped the institute with state-of-art equipments, facilitated the process of acquiring animals and reagents, give them freedom, and it clicked. In a very short time, NCCS started being recognized as one of the best institutions in this country. चारों ओर कई गुना विस्तार हुआ। विशिष्ट पशुघर, कोशिका संवर्धन भंडार, उच्च तंत्र ज्ञान वाले आवश्यक उपकरण, बुनियादी अनुसंधान के माध्यम से नवोन्मेष की ओर ध्यान, और ये सब करते हुए एक नए उत्साह को दर्शाते हुए नाम परिवर्तन, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। एनसीसीएस का शोध अभ्यास इस पर भी केंद्रित है कि कैसे संक्रामक रोग जनक मानवीय शरीर पर आक्रमण करते हैं। So the human body has exquisite defense mechanism which help us to protect from pathogens such as influenza viruses or other viruses. But what happened during course of evolution, viruses have developed strategies that can help them to evade this immune response. उन रणनीतियों का अभ्यास करके जो रोग जनकों को शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने और दूर करने के लिए अपनाई जाती हैं, यहाँ के अनुसंधान समूह इन रोग जनकों के खिलाफ बेहतर दवाओं को विकसित करने का उद्देश्य रखते हैं। एनसीसीएस के वैज्ञानिक स्वस्थ और साथ ही प्रभावित व्यक्तियों में प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को समझने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली कभी-कभी कैसे और क्यों अपने आप बदल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्व प्रतिरक्षी रोग होते हैं, इसे जानने के लिए भी खोज कार्य जारी है। 20वीं शताब्दी में विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, और इसमें आणविक जीवन विज्ञान कोई अपवाद नहीं था। 1950 के दशक में सर फ्रांसिस क्रिक ने आणविक जीवन विज्ञान के केंद्रीय सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसमें यह कहा गया कि डीएनए एक सूचना भंडारण अणु था जो खुद को दोहराने और सूचना प्रसारित करने में सक्षम है। इन सूचनाओं को समझने से अमाइनो एसिड्स को विशिष्ट अनुक्रम में रखकर अंततः प्रत्येक विशिष्ट प्रोटीन को एक और अणु आरएनए के मध्यवर्ती चरण के माध्यम से संश्लेषित किया जा सके। विविध प्रेरकों की प्रतिक्रिया में किसी भी समय कुछ विशिष्ट प्रोटीन्स के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए इस सूचना प्रक्रिया को कई चरणों में विनियमित किया जाता है, जैसे कि एक रोगजनक द्वारा कोशिका पर आक्रमण,
एक विशेष कोशिका प्रकार में विभाजित होने वाली एक स्टेम कोशिका या विभाजन से गुजरने वाली कोशिका। इस सटीक नियंत्रित प्रणाली से कोई भी विचलन गंभीर आणविक उथल पुथल का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीजेस तथा कैंसर। हर वर्ष दुनिया भर में कैंसर से पीड़ित मरीज सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और एनसीसीएस शोधकर्ताओं ने शुरुआती दिनों से ही इस खतरे से निपटने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। यहां के अनुसंधान का प्रमुख लक्ष्य विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे कि फेफड़े, मस्तिष्क, अंडांश और स्तन को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर में गुणसूत्र नियामक जाल में परिवर्तन को समझना है। The NCCS research initiative specifically has been in the discovery of cancer stem cells which contribute to tumor heterogeneity in a tumor actually that makes it a very difficult proposition to treat. Other initiatives have also been in the discovery of long non-coding RNAs as well as in elucidation of the cellular signaling networks and crosstalk which are important in understanding oncogenesis. मैं समझती हूँ कि बिना कोडिंग आरएनए ऐसे आरएनए हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करते हैं, तो वे और क्या कर सकते हैं? The RNA pair that we discovered in this lab was termed as GINR, it is genomic instability inducing RNA, and its antisense counterpart. By performing a lot of in vivo and in vitro experiments, we were able to kind of prove that this RNA pair was responsible in maintaining cellular homeostasis and a disturbance in the levels was responsible for cancer. यहाँ अन्य शोधों का उद्देश्य विभिन्न रोगों और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कैंसर, मधुमेह और मोटापे के बीच संबंधों को समझना है। 2011 में डॉक्टर शेखर मांडे जी ने इस प्रतिष्ठित संगठन का कार्यभार संभाला, जिसे अब भारत की सर्वोत्तम उच्च प्रोफाइल जीव विज्ञान अनुसंधान संस्थानों में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। उनके साथ आधुनिक जीव विज्ञान में गतिमय और प्रभावी वितरण के लिए बहुआयामी सहयोग का एक युग प्रारंभ हुआ है। मौजूदा समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण की एक नई लहर आई है और आज अग्रणी अन्वेषण कार्यों में से अधिकांश को फल प्राप्ति हुई है और चिकित्सकों, सर्जनों और बुनियादी शोधकर्ताओं के साथ नए सहयोग के लिए हम तत्पर हैं ताकि होनहार वैज्ञानिक सफलताओं का रोगियों तक मूर्त लाभ प्रदान करने हेतु उपलब्ध संभावनाओं का पता लगाया जा सके। ये सब बहुत ही आकर्षक लेकिन जटिल भी है। ये जानना दिलचस्प होगा कि इस तरह के जटिल प्रयोगों को पूरा करने के लिए किस तरह के उपकरणों की आवश्यकता है। वाह, इस ओर देखो, एनसीसीएस शोधकर्ता वास्तव में भाग्यशाली हैं, क्योंकि परिसर के बाहर कदम रखे बिना ही कोशिकाओं के लगभग हर सूक्ष्म पहलू का अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से यह संस्था सुसज्ज है। एक नमूने में विशिष्ट डीएनए और आरएनए अनुक्रमों की मौजूदगी को स्पष्ट करने और गिनने में अनुक्रमण सुविधा मदद करती है। इस बहुआयामी मशीन का उपयोग डीएनए के अनुक्रम में किसी भी परिवर्तन या परिवर्तन की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। प्रोटियोमिक्स सुविधा मास स्पेक्ट्रोमीटर्स जैसे उन्नत उपकरणों से सुसज्जित है। विशेष रूप से चुने गए कोशिका या ऊतक में मौजूद सभी प्रोटीन और मेटाबोलाइट्स यानी चयापचयों के विश्लेषण करने की क्षमता इसमें है। कॉनफोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप जैसे नवीनतम तकनीक से उन्नत कई सारे सूक्ष्मदर्शक एनसीसीएस में उपलब्ध है। फ्लोरोसेंट मार्करों का उपयोग करते हुए शोधकर्ता अब वास्तविक समय में असाधारण संकल्प के साथ विशिष्ट अणुओं और जीवों के संचलन और स्थानीयकरण का अध्ययन कर सकते हैं। एनसीसीएस में फ्लो साइटोमेट्री सुविधा में
कई उच्च प्रति के सेल सॉर्टर्स और विश्लेषक हैं। ये मशीनें एकल कोशिका में विशिष्ट प्रथिन की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करती हैं और किसी विशेष प्रथिन के स्तर के आधार पर अलग अलग कोशिकाओं की छटाई यानी सॉर्टिंग भी कर सकती हैं। अब मुझे एहसास हुआ कि एनसीसीएस शोधकर्ताओं के लिए ये सभी उपकरण कितने महत्वपूर्ण हैं, ताकि उनकी मदद से कोशिकाओं के मूल जीवन विज्ञान और शरीर विज्ञान की जांच कर सकें, जो अंततः लेशमेनिया संक्रमण जैसे विभिन्न रोगों के खिलाफ नवीन उपचारों को जन्म देने में सहकारी होंगे। So that's the kind of effort that we have been doing, going deeper into the areas of modern cell biology, strengthening the areas that we were already in, we had our presence in, for example, cancer biology and so on and so forth. Adding certain new areas which we thought is a more futuristic way of looking at cell biology, connecting to the society and connecting to industry. मैक्रोमोलिकुलर संरचनाओं का अध्ययन एनसीसीएस में किए जा रहे नए शोध क्षेत्रों में से एक है। इस समूह की प्रमुख अनुसंधान गतिविधि 3 कोशिकीय प्रक्रियाओं पर केंद्रित है: होस्ट पैथोजन इंटरैक्शंस, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट और न्यूरोनल ट्रांसमिशन। विशिष्ट प्रथिन की संरचना उनके सटीक कार्य के लिए कैसे योगदान करती है, इस बात को समझने के लिए इस तरह के शोध को समझना महत्वपूर्ण है। Proteins are the workhorses of any cellular function, and they are like these nano machines that carry out various steps of these cellular processes. And to obtain high resolution information, structural information into functions of these proteins, structural biologists around the world study them in great details by using techniques like X-ray diffraction or single particle cryo-electron microscopy. यह अंतर्दृष्टि चिकित्सकीय हस्तक्षेप या दवा की खोज के लिए उन्हें सटीक रूप से लक्षित कर सकती है। शोधकर्ताओं ने क्ष किरण विकिरण का उपयोग प्रोटीन क्रिस्टल की अत्यधिक उच्च रिजोल्यूशन संरचनाओं को निर्धारित करने के लिए किया है, जिसके एंगस्ट्रॉम स्तर के विवरण का पता चलता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 मिलीमीटर के 100 मिलियनवे हिस्से हैं। फ्रूट फ्लाइज? पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ किस प्रकार का शोध चल रहा है। स्मृतियां कैसे बनती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हजारों सालों से इंसानों को आकर्षित किया है। व्यक्ति किस प्रकार स्मृति का निर्माण करते हैं, इस बात का ये अध्ययन करने के लिए एनसीसीएस में फल मक्खी का उपयोग एक प्रमाण के रूप में किया जाता है। समसामयिक स्मृति गठन के आणविक आधार का अध्ययन करने के लिए विपरीत स्वाद, गंध या यहाँ तक कि प्रेमालाप व्यवहार भी उत्तेजनाएं हैं। मानो या ना मानो, फल मक्खी उल्लेखनीय रूप से हमारे लिए मनुष्य के समान है और इसीलिए अध्ययन करने के लिए एक बहुआयामी प्रणाली है। We hope that our research will eventually lead to a deeper understanding of how our brains work and also to therapeutic approaches of treating neurodegenerative disorders. यह आकर्षक बात है कि मानव शरीर, जिसमें दसियों अरब कोशिकाएं हैं और जिनमें अधिक सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का वास होता है, जो ह्यूमन माइक्रोबायोम का निर्माण करते हैं। अब ये जाना गया है कि ये लघु सूक्ष्म जीव मानव जीवन के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। मनोदशा, भोजन की आदतें और यहां तक कि विशिष्ट बीमारियों के प्रति प्रवृत्ति। इस क्षेत्र में अनुसंधान के अत्यधिक महत्व को समझते हुए एनसीसीएस में राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव संपदा केंद्र एनसीएमआर में अब भारतीय मानव माइक्रोबायोम पर एक अभूतपूर्व अखिल भारतीय परियोजना शुरू की जा रही है। एनसीएमआर का व्यापक स्वरूप विभिन्न स्रोतों से सूक्ष्म जैविक संसाधनों को प्रमाणित, चिन्हित और संरक्षित करना है। एनसीएमआर में सूक्ष्म जीवों का व्यापक संग्रह, जो इसे दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्तिगत संवर्धन संग्रह बनाता है। पेटेंट सूक्ष्म जीवों के निक्षेपण के लिए इसे
अंतर्राष्ट्रीय भंडार प्राधिकरण IDA के रूप में मान्यता भी दी गई है। सचमुच 1986 के प्राथमिक दिनों की तुलना में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ने बहुत लंबा सफर तय किया है। सम्मानित विशेषज्ञता के कारण उद्योग के साथ कई निकटतम सहयोगों को आकर्षित भी किया है। पंजीकृत PhD छात्रों के लिए NCCS ने विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम कार्य तैयार किया है। छात्रों के साथ संपर्क बढ़ाने हेतु और सार्वजनिक व्याख्यान देने के लिए NCCS कई नोबेल भूषितों को आमंत्रित करता है। विज्ञान लोकप्रियता योजनाओं के माध्यम से वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले वार्षिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और प्रेरणादायी है। आज NCCS एक विशाल और हरित अहाते में स्थित है, जिसमें आरामदायी छात्रावास, शिक्षक आवास, अतिथि गृह, निदेशक का निवास और किसी भी बड़े संगठन के सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक अन्य प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध है। NCCS के कई अध्यापक सदस्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के फेलोज के रूप में चुने गए हैं। NCCS के वैज्ञानिकों ने कई पुरस्कार और प्रतिष्ठित सम्मानों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान भी दिए हैं और मान्यता प्राप्त की है, जैसे कि पद्मश्री, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, राष्ट्रीय जैव विज्ञान पुरस्कार, JC बोस राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय महिला जैव वैज्ञानिक पुरस्कार, वेलकम ट्रस्ट फेलोशिप आदि। गत 3 दशकों से NCCS ने तेजी से विकास किया है और कोशिका जीव विज्ञान अनुसंधान को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की आकांक्षा रखता है। गत 3 दशकों से जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में की गई निरंतर खोज से आज एक नई दृष्टि, एक नया क्षितिज, एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है।